कि जो इसका फॉर्मूला आता है r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट, ये कैसे आता है? तो देखिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये मैंने एक पैरेललोग्राम लिया है और इस पैरेललोग्राम का मैं कुछ नाम रख देता हूँ, w, x, y और z, इसका मैंने नाम रख दिया। ठीक है, पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स को देखिए, ये और ये पैरेलल साइड्स हैं, ये और ये भी पैरेलल साइड्स हैं, और ये एडजेसेंट साइड्स कहे जाते हैं। ठीक है, सो WX और WZ वाला जो साइड है, ये एडजेसेंट साइड्स बोला जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स को वेक्टर A और वेक्टर B से रिप्रेजेंट किया। तो इफ two adjacent sides of a parallelogram are represented by two vectors, vector A and vector B, then the diagonal passing through their point of intersection, यानी इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकलने वाला डायगोनल इन दोनों का रिजल्टेंट देगा। ठीक है, represents the magnitude of both the vectors। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का ये लाइन देगा। फिर से सुनिए, अगर पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से दो वेक्टर्स ए और बी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो उनको मिलाने वाली लाइन से निकलने वाला डायगोनल, देखो डायगोनल ये भी है, लेकिन इनको, इन दोनों वेक्टर्स को मिलाने वाली लाइन से निकलने वाला डायगोनल इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट देगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में। तो इसको बोला जाएगा वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, अब देखिए, ये और ये पैरेलल है, तो अगर ये ए है तो ये भी ए, और ये बी है तो ये भी बी है, पैरेलल और इक्वल होता है। ठीक है, ओके। अब जरा गौर से देखिए कि इसमें भी ट्रायंगल लॉ फॉलो हो रहा है। देखिएगा, अगर मैं इसको छुपा दूं, इस लाइंस को, तो गौर से देखिए, तो ए बी ऐसे आना चाहिए, उल्टा हो गया, तो ट्रायंगल लॉ फॉलो हो रहा है यहाँ भी। अगर मैं इसे छुपा दूं ऊपर वाले को, तो देखो इधर बी ए, और ऐसे आना चाहिए, उल्टा हो गया, तो ट्रायंगल लॉ यहाँ भी फॉलो हो रहा है। तो इवन पैरेललोग्राम में भी ट्रायंगल लॉ फॉलो होता है। ठीक है, सो what you have to write, if two vectors, vector A and vector B, are represented by two adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal passing through their point of intersection gives the resultant of both the vectors in magnitude and direction. So this you have to write. और हमने suppose किया कि let theta is the angle between vector A and B. ठीक है, theta equal to angle between vector A and vector B. Clear? ओके, अब मैंने इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है। देखिए, यहां से मैंने पॉइंट वाई से एक परपेंडिकुलर डाला यहाँ पे, और ये ऐसे मिला, ये ऐसे। सो पॉइंट वाई से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला जो डब्ल्यू जेड के एक्सटेंडेड पार्ट एन पर मिलता है। इस पॉइंट का नाम मैंने रखा एन। ठीक है, सो दिस इज पॉइंट एन। वी ड्रॉप ए परपेंडिकुलर फ्रॉम वाई दैट मीट्स एट एन, यहाँ पे एन पॉइंट है। अब देखो जरा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, जितना इंक्लाइंड ये रहता है उतना ही इंक्लाइंड ये रहता है। ठीक है, तो आगे आप लिखेंगे वी ड्रॉप ए परपेंडिकुलर फ्रॉम वाई दैट मीट्स एन एन, और एन कहाँ है, डब्ल्यू जेड का एक्सटेंडेड पार्ट है ये। ठीक है, ओके। अब देखिए, मुझे ये चाहिए, ये लाइन वाई एन और जेड एन, जहां एंगल बन रहा होता है ना, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। प्लस मैंने अभी आपको बोला वी ड्रॉप ए परपेंडिकुलर, तो जो मैंने ड्रॉप किया है वो परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर है। और दूसरा आप ये भी सोच सकते हो, ये थीटा तो ये भी थीटा, और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इन ट्रायंगल मुझे चाहिए परपेंडिकुलर और मुझे चाहिए बेस, और हाइपोटेन्यूज पता है। हाइपोटेन्यूज अगर पता है तो परपेंडिकुलर और बेस निकालने के लिए साइन और कॉस लगाएंगे तो मिल जाएगा। तो देखो, इन ट्रायंगल वाई जेड एन, साइन थीटा पहले निकाल लेते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा वाई एन, जो हो गया परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, वाई जेड। ठीक है, अब देखो, साइन थीटा इक्वल टू वाई एन नहीं मालूम है, हमको निकालना है, और वाई जेड ए के बराबर है, ये वाई जेड ए के बराबर है, तो ए। अब ए को मैं इधर भेज दूं तो ये हो जाएगा वाई एन इक्वल टू ए साइन थीटा।
इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया, ठीक है। यानी मैंने ये निकाल लिया अपना परपेंडिकुलर वाई एन निकाल लिया, ठीक है। अब इसी ट्रायंगल में मैं कॉस थीटा देखूंगा, कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बी अपॉन एच। तो बी कितना है, जेड एन, और एच कितना है, वाई जेड, ठीक है। तो ये रहा कॉस थीटा। जेड एन हमको नहीं मालूम है, निकालना है। और वाई जेड तो पता है हमको, वाई जेड है ए, तो यहाँ पे रख दिया ए, और ए इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जेड एन इक्वल टू ए कॉस थीटा। इसको मैंने बोला इक्वेशन 2। So this is what we have find, and Zn also we have find. So we found Yn and Zn. Now I will show you a right angle triangle WYN। ये राइट एंगल ट्रायंगल में मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है सपोज, ठीक है। और ये है सपोज करते हैं Y, और ये है N, और ये है W। तो इसमें देखो तो जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है यानी डब्ल्यू वाई का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी वाई एन का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी डब्ल्यू एन का स्क्वायर के बराबर, ऐसा होता है। देखो मैं यहाँ पे अच्छे से दिखा देता हूँ। देखो सपोज करते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है एन, ये है वाई, और ये है डब्ल्यू। तो इसमें देखो तो बड़े वाले साइड का स्क्वायर दोनों छोटे वाले साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये होता है ना पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ये तो होता ही, ठीक है। तो एच स्क्वायर क्या है, डब्ल्यू वाई का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, डब्ल्यू वाई का स्क्वायर है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर क्या है, वाई एन का स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या है, डब्ल्यू एन का स्क्वायर। ये हो जाएगा पाइथागोरस में। तो ये मैं यहाँ भी तो लगा सकता हूँ डब्ल्यू वाई एन, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इन ट्रायंगल डब्ल्यू वाई एन, डब्ल्यू वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई एन स्क्वायर प्लस डब्ल्यू एन स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा ये। उसके बाद देखो डब्ल्यू वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई एन स्क्वायर प्लस डब्ल्यू एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये डब्ल्यू एन को मैं लिख सकता हूँ डब्ल्यू जेड प्लस जेड एन, ठीक है। मान लो ये पूरा 12 है और यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो हम लिख सकते हैं ना 10 प्लस 2 है ये 12। तो अगर मुझे डब्ल्यू एन को लिखना पड़े तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ डब्ल्यू जेड प्लस जेड एन, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फिर ये डिस्टेंस। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डब्ल्यू जेड प्लस जेड एन। तो मैंने लिखा इसको डब्ल्यू जेड प्लस जेड एन। अब इसका स्क्वायर है तो मैं इसका भी स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग डब्ल्यू वाई आर के बराबर है, डब्ल्यू वाई आर के बराबर है, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर लेंगे हम लोग तो आर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू वाई एन, वाई एन हमने निकाला था ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा का स्क्वायर, ए साइन थीटा का स्क्वायर प्लस देखो डब्ल्यू जेड बी के बराबर है, डब्ल्यू जेड बी के बराबर है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बी प्लस डब्ल्यू जेड एन किसके बराबर है, जेड एन मैंने निकाला था ए कॉस थीटा, ये तो ए कॉस थीटा और इसका स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर, ठीक है, डन, ओके। देखिए ये आर स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2b ए कॉस थीटा, ठीक है। ये ऐसा हुआ 2b ए कॉस थीटा, डन। उसके बाद देखते हैं, हम्म, ठीक है।
देखो आर स्क्वायर इक्वल टू, देखो तो दोनों में ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर, तो यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे बचा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे है बी स्क्वायर और यहाँ पे देखो 2ba, क्या मैं इसको 2a भी लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है, तो मैं 2ba को लिख सकता हूँ 2ab cos थीटा। डन, ओके। अब देखो जरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो देखो इधर आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, और अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और ये बन जाएगा रूट। तो दिस आर द फॉर्मूला। तो ये रिजल्टेंट की बात हो रही थी, अभी हमने डायरेक्शन को कंसीडर नहीं किया, तो डायरेक्शन को निकालने के लिए क्या करोगे, देखो थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ। ये तो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से ले लीजिए ये। तो दिस वन इज योर डेरिवेशन फॉर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नीट्यूड, राइट, ओके। दिस इज ऑल अबाउट मैग्नीट्यूड। नाउ विल टॉक अबाउट द डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, देखो हम लोग सपोज करते हैं कि आर और वेक्टर बी के बीच, यानी जो ये आर है रिजल्टेंट है, वो वेक्टर बी के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। लेट R, that means resultant makes an angle alpha with vector B, ठीक है। थीटा किसके बीच का एंगल था, वेक्टर A और वेक्टर B के बीच, लेकिन अल्फा किसके बीच का एंगल है, रिजल्टेंट का वेक्टर B के साथ, ठीक है। अब उसी ट्रायंगल में tan अल्फा निकाल दीजिए, मतलब एंगल निकल जाएगा। देखो तो ये कितना एलिवेशन पे है B से, अगर तुम tan निकाल दो, इसका स्लोप निकाल दो, यानी tan निकाल दो, कितना एलिवेशन पे है ये, tan निकाल दो, आराम से मालूम हो जाएगा। तो उसी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल WYN you have to find tan अल्फा, बस, ठीक है। उसी ट्रायंगल में मुझे tan अल्फा निकाल देना है, तो मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ tan अल्फा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है YN, और बेस क्या है, बेस है WN, जिसको मैं लिख सकता हूँ WZ प्लस ZN, तो यहाँ पे लिखा मैंने WZ प्लस ZN, बस वैल्यूज भर देना है। tan अल्फा इक्वल टू YN किसके बराबर था, A साइन थीटा के बराबर, YN A साइन थीटा, और बटे में WZ B के बराबर है, B प्लस ZN है A cos थीटा के बराबर, A cos थीटा, तो दिस इज द एंगल। और अगर आप यहाँ पे अल्फा छोड़ोगे तो tan इधर आके इनवर्स बनेगा, तो ये भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स A साइन थीटा बाय B प्लस A cos थीटा, तो दिस इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है। ये हुआ रिजल्टेंट का एंगल, और R इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये हुआ रिजल्टेंट। अब देखो जरा, अगर मैं A को P लिया होता और B को Q लिया होता, तो क्या ये फॉर्मूला ऐसा नहीं होता, R स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ऐसा होता। बहुत सारे राइटर PQ लेके करते हैं, बहुत सारे राइटर F1 F2 लेके करते हैं। तो अगर मैं A को F1 कर दूं और B को F2 कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो यही फॉर्मूले के कई रूप देखने को मिलते हैं। अब कुछ स्पेशल केस देखेंगे हम लोग यहाँ, स्पेशल केस न्यूमेरिकल बनाने में बड़े हेल्पफुल होते हैं ये स्पेशल केस। तो स्पेशल केस 1 देखते हैं, देखिए देखो ये है वेक्टर A और ये है वेक्टर B, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब इनके बीच का एंगल है 0 डिग्री, ठीक है। अगर दो वेक्टर जिनको हमको ऐड करना है पैरेललोग्राम से और उनके बीच का एंगल है 0 डिग्री, तब उनका रिजल्टेंट क्या होगा, देखो फॉर्मूला लगाते हैं, R इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0,
कॉस थीटा की जगह पे मैंने क्या रख दिया, कॉस 0 रख दिया। अब देखो r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, cos 0 1 होता है तो यहाँ पे सिर्फ बचा 2ab। ठीक है ये। अब देखो जरा r इक्वल टू, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये रूट। देखो ये रूट और स्क्वायर रूट खत्म कर देते हैं एक दूसरे को, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। देखो इधर a प्लस बी, ये स्क्वायर है और स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, तो ये कैंसिल हो गया तो पावर वन रखें या ना रखें कोई मतलब नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे देखो, यहाँ पे बचा r इक्वल टू a प्लस बी एंड दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम रिजल्टेंट। दिस इज maximum resultant. So if you have to add two vectors and you want maximum resultant, then you have to add them when the angle between them is 0. और मैक्सिमम रिजल्टेंट तभी पॉसिबल है जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 हो, या आप ये कह सकते हो कि मैक्सिमम रिजल्टेंट के लिए दोनों वेक्टर को एक ही डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, यानी उनके बीच का एंगल 0 होना पड़ेगा, और मैक्सिमम रिजल्टेंट होता है a प्लस बी। सपोज आपको जोड़ना है 3 और 4 को, तो 3 और 4 का मैक्सिमम रिजल्ट कितना हो सकता है, 7 हो सकता है। 3 प्लस 4 7, उससे ज्यादा नहीं पॉसिबल है। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, देख लीजिए। अब ऐसा भी तो हो सकता है, केस 2 देख लेते हैं। केस 2 वेक्टर ए है ये, और ये है वेक्टर बी जो इसके अपोजिट में जा रहा है। तो जब अपोजिट में जा रहा है तो इसके बीच का एंगल 180 माना जाएगा। अब जब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे r, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। ठीक है, ठीक है ये। अब देखो जरा r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos 180 होता है -1, तो -1 इंटू 2ab, ये हो जाएगा -2ab। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिखा जा सकता है, और ये रूट है। अभी मैंने आपको बताया था रूट से स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है, तो ये देखो यहां से निकला a माइनस बी। इसको कहा जाता है मिनिमम रिजल्टेंट। मिनिमम रिजल्टेंट है, यानी अगर आप 4 को 3 से जोड़ रहे हैं तो मैक्सिमम 7 पॉसिबल है और मिनिमम 1 पॉसिबल है। 4 में से 3 को घटाएंगे और रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर मिलेगा, 4 के डायरेक्शन में, यानी बड़े वाले में से छोटे वाले वेक्टर को माइनस कर देना है और रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट का डायरेक्शन किधर होगा, बड़े वाले वेक्टर के डायरेक्शन में। ठीक है, सो अगर आप 4 और 3 को जोड़ रहे हैं तो मैक्सिमम 7 पॉसिबल है और मिनिमम 1 पॉसिबल है, मिनिमम 1 पॉसिबल है 4 और 3 को जोड़ने से। लेकिन 0 से 180 के बीच तो बहुत सारे एंगल हैं, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 है, 120 है, 150 है। देयर आर लॉट ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 180। सो 1 से लेके 7 तक कोई भी रिजल्ट पॉसिबल है। हाँ, मैक्सिमम 7 होगा, 7 से ज्यादा नहीं होगा, और मिनिमम 1 होगा, 1 से कम भी नहीं होगा, लेकिन 1 और 7 के बीच में कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? तो दिस इज मैक्सिमम रिजल्टेंट एंड दिस इज मिनिमम रिजल्टेंट। एक और केस देख लेते हैं जो आपको न्यूमेरिकल बनाने में बड़ा हेल्प करता है। केस 3 देख लेते हैं। केस 3, तो देखो जब वेक्टर ये ए हो और ये वेक्टर बी हो, यानी इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो। जब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो तब देखो ये क्या हो जाता है, r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। cos 90, ठीक है। देखो तो r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0। cos 90 होता है 0, cos 90 अगर 0 होता है तो ये सारे टर्म को 0 कर दिया, और इधर वाला टर्म इसलिए बच गया कि बीच में प्लस है, नहीं तो ये सब 0 हो जाता अगर गुणा में रहता। तो 2ab cos 90 0 हो गया। तब उस वक्त r क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये अंडर रूट के बराबर। ठीक है, और यहाँ से स्क्वायर रूट हटाओगे तो इधर स्क्वायर बन जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये रहता है 90 डिग्री का कंडीशन, ठीक है। जो पी क्यू मान के बनाएगा उसका हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। सो ये स्पेशल केस 3 है। अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 है तो उनका रिजल्टेंट सिर्फ आप निकालिएगा आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, डन, या आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस लेक्चर। अगले लेक्चर में हम लोग इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। तो आज के क्लास में बस इतना ही।